नमस्कार, क्रिश सिंह आर्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बुजुर्गों का अकेलापन। 3 वर्ष पहले ही सरकारी स्कूल की अध्यापिका के पद से रिटायर हुई लता जी अपने पति के साथ जीवन गुजार रही थीं, लेकिन कैंसर की बीमारी ने उनके पति को अपने आगोश में ले लिया। जीवन साथी के चले जाने से लता जी अंदर तक टूट गईं। फिर बेटा बहू के कहने पर उनके साथ दिल्ली आ गईं। उनका जीवन एकदम बदल सा गया। पति का साथ तो छूट ही चुका था, लेकिन साथ साथ उनकी 35 वर्षों की बसी बसाई गृहस्थी भी छूट गई और छूट गया वह आस पड़ोस भी, जो हर समय सुख दुख में साथ रहता था। महानगर में पार्क के बेंच पर चुपचाप उदास सी बैठी लता जी विचारों में खोई सी थीं। सुबह का समय था। कुछ लोग सैर करने आए थे तो कुछ योगा कर रहे थे, तो कहीं कुछ बुजुर्ग बैठे हुए अपना जमाना याद कर रहे थे। लेकिन लता जी अपनी ही दुनिया में खोई सी थीं। तभी अचानक एक आवाज़ ने उन्हें सचेत किया, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। लता जी ने देखा कि लगभग 65 से 70 वर्ष के एक बुजुर्ग आदमी पास वाली बेंच पर बैठते हुए उनकी ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। ना चाहते हुए भी लता जी बदले में मुस्कुराने लगीं। इस अनजान शहर में पहली बार किसी ने उनसे बात की थी। बोतल से पानी पीते हुए वह बुजुर्ग व्यक्ति बोले, मेरा नाम कृष्णकांत है, मैं यहीं पास वाली बिल्डिंग में रहता हूँ। आप बहुत परेशान जान पड़ती हैं। पिछली बातों को भूलकर आगे बढ़िए, चलने का नाम ही जिंदगी है। ऐसा कहते हुए वह बुजुर्ग व्यक्ति फिर सैर करने चले गए और लता जी उनके जाने के बाद मन ही मन बोली, जिनकी ज़िंदगी में दुख ही ना हो उन्हें तो ज़िंदगी खूबसूरत ही लगेगी ना। ज्ञान तो सब दे देते हैं, लेकिन हमारे साथ क्या बीत रही है यह तो हम ही जाने। अब लता जी हर रोज़ पार्क आने लगीं और लगभग हर रोज़ ही कृष्णकांत जी से नमस्ते राम राम हो जाती। एक दिन कृष्णकांत जी ने पूछा कि क्या आप कहीं बाहर से आई हैं? तो लता जी बोली, दरअसल पहले मैं लखनऊ में रहती थी। बेटा बहू नौकरी करते हैं ना, लेकिन गर्मियों के कारण मेरे पोते के स्कूल बंद हैं, इसलिए उसकी देखभाल के लिए बेटा बहू मुझे यहाँ ले आए। पति के देहांत के बाद मैं लखनऊ में बिल्कुल अकेली हो गई थी। मेरी बेटी का ससुराल भी यहाँ दिल्ली में ही है। कभी कभार बेटी से भी मिलना हो जाएगा, यह सोचकर यहाँ चली आई। फिर कृष्णकांत जी बोले, दिल्ली शहर में आपका स्वागत है। चलिए आपको दूसरे हम उम्र लोगों से भी मिलाता हूँ। दरअसल यहाँ पार्क में बुजुर्ग लोगों का एक ग्रुप बना है, जहाँ हम सब लोग एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं, हंसते बातें करते हैं, कभी भजन गाते हैं तो कभी पुराने गाने भी गुनगुना लेते हैं, कभी जन्मदिन मनाते हैं तो कभी त्योहार। उनकी बात सुनकर लता जी को खुशी हुई और उन्होंने ग्रुप में शामिल होने की इच्छा जताई। तो कृष्णकांत उन्हें ग्रुप के अन्य सदस्यों से मिलाया और ग्रुप में शामिल कर लिया। उस ग्रुप के अधिकतर लोग अपना जीवन साथी खो चुके थे। किसी को कोई बीमारी थी तो किसी को कोई, लेकिन लता जी यह देखकर हैरान थीं कि सभी लोग जिंदा दिल थे और ऊर्जा से भरपूर जीवन जी रहे थे। उन लोगों से मिलकर लता जी की उदासी कहीं दूर चली गई। हर रोज़ सुबह और शाम को वह सब लोगों के साथ अपना समय बिताने लगीं। अक्सर लता जी अपनी बेटी को फ़ोन करके पार्क में आने वाले बुजुर्गों के बारे में बातें किया करती थीं। माँ के हम उम्र लोगों के साथ मेल जोल की बात सुनकर उनकी बेटी को बहुत खुशी हुई। एक दिन लता जी ने गौर किया कि पार्क में आने वाले सभी बुजुर्ग उनसे बड़े थे, परंतु सब लोग चुस्त दुरुस्त थे और अपने आप को अप टू डेट रखते थे। जब घर आकर उन्होंने अपना चेहरा शीशे में देखा तो उन्हें लगा कि समय से पहले ही उन्होंने अपने आप को बूढ़ा बना लिया है। यह सोचकर वह बाजार से हेयर कलर खरीदकर लाई और अपने बालों को कलर कर लिया। फिर अलमारी खोली और पति की दी हुई सबसे खूबसूरत साड़ी पहन ली और आईने में देखकर
मुस्कुराती हुई खुद से ही बोली, यह हुई ना बात। शाम के समय जैसे ही वह पार्क जाने के लिए बाहर निकलने लगी, उसी समय उनकी बहू की नज़र उन पर पड़ी। देखकर उसका मुंह खुला खा खुला रह गया और बोली, यह सब क्या है माँ जी? उसने झट से अपने पति आदित्य को आवाज़ लगाई, देखिए तो जरा, आखिर क्या हो गया है तुम्हारी माँ को? यह क्या सजने संवरने की उम्र है? जैसे ही बेटे ने उनकी ओर देखा तो मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगा। तभी बहू बोली, माँ जी, यह सब पहनने की आपकी उम्र नहीं है और अब तो पापा भी नहीं रहे। बेटे बहू का व्यवहार देखकर लता जी का दिल टूट सा गया और चुपचाप जाकर अपने कमरे में बैठ गईं। अब उनका पार्क जाने का मन ही नहीं हुआ। सोचने लगीं कि अगर आज अच्छे से तैयार हो गई तो ऐसा भी कौन सा गुनाह कर दिया। आज तक मैं तो कभी बहू को किसी बात के लिए नहीं टोका। अपनी मर्जी से पहनती है, खाती है, बाहर आती जाती है। पर मैं तो हमेशा ही सोचती थी कि वक्त बदल चुका है, बड़े शहरों में लोग मॉडर्न हैं। आज मैं थोड़ा सा खुद के बारे में सोचा तो मेरा ऐसा मजाक बना दिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी उनके मोबाइल पर उनके ग्रुप के सदस्यों के फ़ोन आने लगे। उसी समय लता जी खड़ी हुई और खुद से बोली, नहीं, मेरी ज़िंदगी मैं अपने मुताबिक जीऊँगी। ऐसा कहते हुए वह पार्क चली गईं। अब लता जी अपने लिए जीने लगी थीं और उनकी पेंशन से उन्हें अच्छा खासा पैसा मिल जाता था, जिसे आज तक वह अपने बेटा बहू को ही देती आई थीं। लेकिन इस महीने उस पैसे को उन्होंने अपने ऊपर खर्च कर लिया। पार्क में भी उनकी बहुत सी सहेलियां बन गई थीं, जिनके साथ बाजार जाकर वह अपने लिए अपने मनपसंद कपड़े और वस्तुएं खरीद कर ले आईं। लेकिन बहू को यह सब खटकता रहता और अपने पति के कान भरते हुए कहने लगी, आप माँ जी को रोकते क्यों नहीं? कितना फालतू खर्च करने लगी हैं। हमारे हाथ में तो एक पैसा भी नहीं देती। उनके आने से हमारा खर्चा भी तो बढ़ गया है। पत्नी की बातों में आकर लता जी का बेटा आदित्य उनके पास आया और कहने लगा, माँ, इस बार आपने पेंशन के पैसे क्यों नहीं दिए? उसकी बात सुनकर लता जी हैरान रह गईं। तभी उनकी बहू बोली, अरे, इस उम्र में इतनी फिजूल खर्ची क्या अच्छी बात है? पार्क क्या जाने लगीं? आप तो आज़ाद पंछी की तरह हो गईं। उसी समय लता जी बोली, बहू, मैंने तुम लोगों को पूरी आज़ादी दी है। अब तुम मेरी आज़ादी तय नहीं कर सकते। मैं जो करूँगी अपनी मर्जी से करूँगी। उनकी यह बात सुनकर बेटा बहू दोनों चुप हो गए। लता जी पाक कला में बहुत गुणी थीं। एक दिन उन्होंने घर पर गाजर का हलवा बनाया तो अपने ग्रुप के सदस्यों के लिए भी पार्क में लेकर चली गईं और सभी लोगों को खिलाने लगीं। लेकिन कृष्णकांत जी ने लेने से मना कर दिया तो लता जी ने पूछा, क्या आपको गाजर का हलवा पसंद नहीं है? तो कृष्णकांत जी बोले, गाजर का हलवा तो मुझे बेहद पसंद है, लेकिन मुझे डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की परेशानी है, इसलिए मैं बाहर का मीठा गाजर का हलवा नहीं खा सकता और घर पर बनाना मुझे आता नहीं है, इसलिए मैंने गाजर का हलवा खाना ही छोड़ दिया। तब लता जी बोली, तो क्या आपके घर पर कोई नहीं है? इस पर कृष्णकांत जी कुछ नहीं बोल पाए। आंखों से दो आंसू निकलकर उनके गालों तक आ गए और कृष्णकांत जी चुपचाप घर की ओर चले गए। 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन कृष्णकांत जी पार्क में नहीं आए थे। ग्रुप के सदस्यों से पूछा तो पता चला कि वह फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। लता जी को मन ही मन उनकी चिंता सता रही थी। बार बार उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा उनके सामने आ रहा था। जैसे ही घर जाने के लिए वह पार्क से निकली तो उनके कदम स्वतः ही कृष्णकांत जी के घर की ओर मुड़ गए। गार्ड से उनके फ्लैट का नंबर पूछा और उनके दरवाजे पर जाकर घंटी बजाई। कृष्णकांत जी ने लड़खड़ाते कदमों से चलकर दरवाज़ा खोला। जैसे ही उन्होंने दरवाजे पर खड़ी लता जी को देखा तो वह चौंक गए और फिर उन्हें अंदर बुलाया। उनकी ऐसी हालत देखकर लता जी हैरान रह गईं और बोली,
आपकी तबीयत इतनी ख़राब है, लेकिन घर पर आपकी देखभाल के लिए कोई नहीं है। तो कृष्णकांत जी बोले, दरअसल मैं अकेले ही रहता हूँ। यह बात सुनकर लता जी को बड़ी बेचैनी हुई कि इतना जिंदा दिल इंसान और बिल्कुल अकेला, और अब जब बीमारी की हालत में है तो उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। फिर लता जी ने ग्रुप के अन्य सदस्यों को फ़ोन करके बुलाया। कृष्णकांत जी ने बहुत मना किया, लेकिन लता जी बोली, क्या बात कर रहे हैं आप? जिस व्यक्ति ने मुझे जीना सिखाया उसे मैं अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ। थोड़ी ही देर में उनकी मदद से लता जी कृष्णकांत जी को डॉक्टर के पास ले गए। दवाइयाँ देते हुए डॉक्टर ने अच्छी खुराक और समय पर दवाइयाँ लेने की हिदायत दी, लेकिन उनके खाने पीने की समस्या थी। लता जी सहित ग्रुप की 2 अन्य महिला सदस्यों ने उनके घर पर तीनों वक्त का खाना बनाकर भेजने की जिम्मेदारी ले ली। समय समय पर लता जी ने उन्हें दवाइयाँ देने की हिदायत देती रहती थीं। कुछ ही दिनों में कृष्णकांत जी बिल्कुल ठीक हो गए और वापस पार्क में आने लगे। एक दिन लता जी उनसे पूछ ही बैठी कि क्या आपका इस दुनिया में कोई नहीं है? आज लता जी की बात को कृष्णकांत जी टाल नहीं पाए और अपने अतीत के पन्ने एक एक करके पलटने लगे और मुस्कुराते हुए बोले, वह भी क्या दिन थे जब मैं अपनी पत्नी को ब्याह कर घर लाया था। कितने हसीन सपने सजाए थे हम लोगों ने। पता है लता जी, शादी के 10 साल तक हमारा कोई बच्चा नहीं हुआ था। काफ़ी समय तक डॉक्टरी इलाज करवाया तो उसके बाद खुशखबरी आई और हमारे बेटे का जन्म हुआ। अपने छोटे से परिवार में हम लोग बहुत खुश थे, लेकिन खुशियाँ शायद भगवान को मंजूर नहीं थीं। अभी बेटा 5 साल का ही हुआ था कि एक दिन पता चला कि मेरी पत्नी को कैंसर है, और जब पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरी जीवन संगिनी इस दुनिया को छोड़कर विदा हो गई, हमेशा हमेशा के लिए। बोलते बोलते कृष्णकांत जी का गला रुंधने लगा। रिश्तेदारों ने दूसरी शादी करने की सलाह दी, लेकिन मैं अपने इकलौते बेटे को सौतेली माँ के हवाले नहीं करना चाहता था। माँ और बाप दोनों का प्यार मैं अकेले ही उसे दिया, लेकिन किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। लेकिन देखिए बेटे ने क्या किया। 1 महीने के लिए अमेरिका घूमने जा रहे हैं, यह कहकर बेटा बहू निकले थे, और बाद में पता चला कि जिस मकान में हम लोग रहते थे, बेटे ने वह मकान अमेरिका जाने से पहले ही बेच दिया था और ख़रीदारों को बोल कर गया था कि 2 महीने बाद मकान खाली करवा लेना। उसके बाद बेटा फिर कभी नहीं आया। फिर भरी आंखों से कृष्णकांत जी बोले, अगर मेरे पास मेरे रिटायरमेंट का पैसा एफडी में न रखा होता तो मैं सड़क पर आ जाता। इस पैसे से मैंने यह 2 कमरों का मकान खरीदा और यहाँ रहने लगा। कहते कहते कृष्णकांत जी की आंखों से आंसुओं का झरना बह निकला। लता जी ने उन्हें हौसला दिया और कहा, अरे आप ही तो मुझे कहते हैं कि हर पल मुस्कुराते रहना चाहिए, और अब आप ही यह बात भूल गए। उन दोनों को एक दूसरे में एक ऐसा दोस्त दिखाई देता था जिसके साथ वह अपना सुख दुख बांट सकें। कुछ दिन गुजरने के बाद जब एक दिन लता जी पार्क गईं तो देखकर हैरान रह गईं। ग्रुप के सभी लोगों ने एक बड़ा सा केक मंगवाया हुआ था। जैसे ही वह वहां तक पहुंची तो सब लोग जोर से चिल्लाए, जन्मदिन मुबारक हो लता जी। लता जी को खुद भी याद नहीं था कि आज उनका जन्मदिन है। सभी लोगों का इतना प्यार देखकर उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक आए। केक काटकर सभी ने मोबाइल में तस्वीर ली। सब लोगों ने मिलकर एक बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी लता जी को तोहफे में दी। फिर लता जी ने पूछा, लेकिन आप सबको कैसे पता चला कि आज मेरा जन्मदिन है? तो कृष्णकांत जी बोले, अरे सोशल मीडिया से सब पता चल जाता है। जन्मदिन मनाकर लता जी अपना तोहफा लेकर घर पहुंची तो उसे डाइनिंग टेबल पर रख दिया। जैसे ही बहू की नज़र उस साड़ी पर पड़ी तो बोली, अरे इतनी खूबसूरत साड़ी तुम मेरे लिए लाए हो आदित्य?
थैंक यू सो मच। तभी आदित्य चौंक कर बोला, नहीं मैं तो नहीं लेकर आया। तभी लता जी फ्रेश होकर आईं और बोली, यह साड़ी मेरी है बहू। फिर बहू बोली, साड़ी तो बहुत खूबसूरत है माँ जी, लेकिन आप इसका क्या करेंगी? यह साड़ी मैं ले लेती हूँ। ऐसा कहते हुए जैसे ही साड़ी उठाने के लिए उसने आगे हाथ बढ़ाया तो लता जी ने वह साड़ी उठाते हुए कहा, नहीं बहू, यह साड़ी मेरे लिए बहुत अनमोल है। बहू अपनी सास का मुंह देखते रह गई। फिर लता जी ने कहा, दरअसल आज मेरा जन्मदिन था, इसलिए पार्क में ग्रुप के सभी लोगों ने मुझे यह तोहफा दिया था। यह बात सुनकर बेटा बहू दोनों हैरानी से बोले, आपका जन्मदिन था आज? ऐसा कहते हुए उन दोनों का सिर शर्म से झुक गया। फिर उनका बेटा बोला, माँ आप अपना जन्मदिन मनाते नहीं हो ना, इसलिए हमें याद नहीं रहा। इस समय लता जी पुराने समय की यादों में खो गईं, जब अपने बच्चों के जन्मदिन के अवसर पर वह पूरा दिन रसोई में खड़े होकर उनकी पसंद के पकवान बनाती और शाम को उनके दोस्तों को बुलाकर पार्टी देती। लेकिन फिर सोचने लगीं कि समय समय की बात है, जब बेटा बहू अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं तो बड़ों को भी अपने लिए जीना चाहिए। लेकिन बहू को अपनी सास में यह परिवर्तन रास नहीं आ रहा था। एक दिन जब लता जी पार्क गईं तो अपना मोबाइल साथ लेकर जाना भूल गईं। उस दिन बहू और बेटा घर जल्दी आ गए। बहू की नज़र सासू माँ के मोबाइल पर गई तो उठाकर चेक करने लगीं, लेकिन जब देखा कि सासू माँ व्हाट्सएप और फेसबुक पर हैं तो वह दंग रह गई और नमक मिर्च लगाकर अपने पति को कृष्णकांत जी द्वारा भेजे गए गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के मैसेज दिखाने लगी। अब तो बेटे को भी माँ में कमी दिखाई देने लगी। बस फिर क्या था, जैसे ही लता जी घर वापस लौटी तो बेटा बहू दोनों तो जैसे तैयार बैठे थे उन पर बरसने को। अपनी माँ को कुछ बोलने का मौका दिए बगैर वह उनके चरित्र पर उंगली उठाने लगे। लता जी आश्चर्यचकित रह गईं, फिर खुद को संभालते हुए बोलीं, क्यों बहू, 2 दिन पहले ही अपने ऑफिस के दोस्तों के लिए तुमने घर पर पार्टी रखी थी, जिसमें तुम्हारे ऑफिस के सभी दोस्त आए थे, जिसमें पुरुष भी थे और महिलाएं भी। लेकिन मैं तो तुम्हारे चरित्र पर उंगली नहीं उठाई, फिर तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो? लता जी के मुंह से 2 टूक जवाब सुनकर उनकी बहू के पास शब्द ही नहीं बचे और पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। अगले दिन बेटा बहू के ऑफिस जाने के बाद जैसे ही लता जी पोते के लिए खाना बनाने के लिए रसोई घर में गईं तो फर्श पर पानी गिरा होने के कारण उनका पैर फिसल गया और वह धम से जमीन पर गिर गईं। उनके बाजू में गंभीर चोट आई और कमर भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उनके पोते ने तुरंत फ़ोन लगाकर अपने पापा को सारा हाल बताया और उन्हें जल्दी आने को कहा। डॉक्टर से चेक करवाया तो पता चला कि उनके बाजू की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है। डॉक्टर ने बाजू पर प्लास्टर चढ़ाकर और दवाइयाँ देकर शाम तक उन्हें घर भेज दिया, लेकिन उनका पार्क जाना छूट गया। कृष्णकांत जी उन्हें फ़ोन करते या मैसेज करते तो वह किसी बात का जवाब नहीं देती, चुपचाप लेटे हुए आंसू बहाती रहती। काम वाली बाई खाना पकाकर रख जाती और बेटा बहू रोजाना अपने काम पर चले जाते। दोनों में से किसी ने भी एक दिन की छुट्टी लेना भी जरूरी नहीं समझा। लता जी को उठने बैठने में भी कष्ट होता था, लेकिन किसी को क्या फ़र्क पड़ता था। एक दिन ग्रुप के सारे बुजुर्ग सदस्य उनके घर पर आ गए। किसी के हाथ में फूल थे तो किसी के हाथ में गेट वेल सून के कार्ड थे। कोई समोसे लेकर आया था तो कोई जलेबियाँ। उन्हें देखकर बिस्तर पर पड़ी लता जी को ऐसा लगा कि जैसे कोई उन्हें अपना मिल गया हो। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। हंसी मजाक करते हुए सबने स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद उठाया। हंसते बतियाते 1 घंटा बीत गया। अब लता जी को चिंता होने लगी थी, क्योंकि उनके बेटे और बहू के आने का वक्त हो रहा था। अंदर ही अंदर उन्हें डर लग रहा था कि बहू क्या बोलेगी। उस समय दरवाजे की घंटी बजी
और बेटा और बहू अंदर आ गए। सब लोगों के जाने के बाद उनकी बहू बोली, यह मेरा घर है या धर्मशाला? जिसे देखो मुंह उठाए चला आता है। और माँ जी, आप हमारे सामने तो बड़ा दर्द का नाटक करती हैं और हमारी पीठ पीछे अपने दोस्तों को बुलाकर घर में पार्टी करती हैं। अरे कुछ तो शर्म कीजिए। आपकी इन हरकतों का हमारे बच्चे पर क्या असर पड़ेगा? बहू की बात सुनकर लता जी चुपचाप लेटी रहीं। आज उन्हें अपने पति की याद सता रही थी। सोचने लगीं कि उनके रहते मजाल है कोई भी मुझ पर उंगली उठा सके, और आज अपमान के कड़वे घूंट पीने पर मजबूर हो गई हूँ। दिन बीतने लगे और करीब 1.5 महीने बाद लता जी का प्लास्टर उतार दिया गया। अब वह फिर से पार्क जाने लगीं तो धीरे धीरे उनकी मुस्कुराहट वापस आने लगी। लेकिन बहू के ताने थे जो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, और बेटा सब कुछ सुनकर भी अनसुना कर देता। घर के माहौल से परेशान होकर एक दिन लता जी ने ठान लिया, बस अब और नहीं, जीवन की सांस तो हो ही चुकी है और न जाने कब जीवन का अंत हो जाए, तो इससे पहले मैं स्वयं के लिए जीना चाहती हूँ। जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वह करना चाहती हूँ। बेटे बहू का मोह छोड़ते हुए एक दिन उन्होंने फैसला कर लिया और सामने की बिल्डिंग में 2 कमरों का फ्लैट किराए पर ले लिया। बेटे ने रोकना चाहा तो लता जी ने स्पष्ट कह दिया कि अब मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। तभी उनकी बहू बोली, हाँ हाँ, पंख जो लगाए हैं अब आपके, अब तो आज़ाद घूमेंगी। बदले में लता जी गुस्सा करने के बजाय मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल, अब मैं अपने अधूरे सपने पूरे करूंगी। उन्होंने अपना सामान पैक किया और अपने फ्लैट में शिफ्ट हो गईं। उनकी इतनी पेंशन तो आती ही थी कि काम वाली बाई लगा सकें और अपना खर्चा आसानी से निकाल पाएं। अब लता जी अपनी ज़िंदगी सुकून से जी रही थीं। उनका बेटा और पोता कभी कभार उनसे मिलने आ जाते थे, लेकिन बहू से इतना भी कष्ट ना किया गया। अक्सर कृष्णकांत जी शाम की चाय उनके घर पर ही पीते थे। अक्सर पार्क के अन्य बुजुर्ग व्यक्ति भी उनके घर आते जाते रहते थे। अब लता जी स्वयं को आज़ाद महसूस कर रही थीं। अपने अलग रहने की बात लता जी ने अपनी बेटी को भी बता दी। इस बात से उसे थोड़ा दुख तो पहुंचा, लेकिन एक सुकून भी था कि माँ अब अपनी मर्जी से जी पाएगी। एक दिन लता जी हैरत में पड़ गईं जब उन्होंने अपने घर के दरवाजे पर बेटे के साथ बहू को आया देखा। इससे पहले वह कुछ पूछती, तभी उनकी बहू तेजी से अंदर आई और बोली, माँ जी, कुछ शर्म हया बची है या नहीं? पता है सोसाइटी वाले आपके बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं। आखिर आपके और कृष्णकांत जी के बीच में चल क्या रहा है? तभी लता जी बोली, बेटा, मुझे दुनिया वालों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे केवल इतना पता है कि सारी उम्र जिम्मेदारियां निभाते निभाते मैंने अपने बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। बाकी की बची ज़िंदगी मैं हंसी खुशी से गुजारना चाहती हूँ और मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को परेशानी होनी चाहिए। और रही बात कृष्णकांत जी की, तो उन्होंने तो मुझे जीना सिखाया है, वरना मैं तो पूरी तरह टूट चुकी थी। तभी उनका बेटा बोला, लेकिन माँ, आप इन लोगों को जानती नहीं हैं। ऐसे लोग अपनापन दिखाकर दूसरों को लूट ले जाते हैं। बेटा, मैं अपनी यह बाल धूप में नहीं सफ़ेद किए हैं, और वैसे भी जिसे अपनों ने ही लूटा हो उसे दूसरे क्या लूटेंगे? तुमने मेरे पास छोड़ा ही क्या है जो कोई लूट लेगा? इस समय कृष्णकांत जी, जो दरवाजे के बाहर खड़े हुए सारी बातें सुन रहे थे, घर के अंदर आ गए और उन्हें देखते ही लता जी के बेटा बहू का मुंह खुला का खुला रह गया। जैसे ही यह उठकर जाने लगे, उस समय कृष्णकांत जी ने उनसे कहा, बेटा, शर्म लता जी को नहीं बल्कि तुम जैसे लोगों को आनी चाहिए। किसी का चरित्र मंथन करने से पहले तुम लोग एक बार भी नहीं सोचते। तुम लोग जानना चाहते हो कि तुम्हारी माँ क्या करती है। जैसे ही कृष्णकांत जी ने कहा तो
लता जी ने उन्हें चुप करने का इशारा किया, परंतु वह रुकने वाले नहीं थे। बोले, पार्क में हर रोज सुबह और शाम को जब हम सब लोग बैठते हैं तो वही पास में ही सोसाइटी में काम करने वाली औरतों के बच्चे आवारा घूमते हैं। छोटी सी उम्र में भी गलत आदतों के शिकार हो रहे हैं। उन गरीब लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वह अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकें। तुम्हारी सासू माँ उन बच्चों को पढ़ाने का नेक काम करना चाहती हैं। वह एक स्कूल खोलना चाहती हैं ताकि जितने भी गरीब बच्चे शिक्षा से वंचित हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा सके। तुम्हारी माँ गरीबों की मदद करके अपने बुढ़ापे को सार्थक बनाना चाहती हैं। अक्सर हम लोग बैठकर इसी विषय में योजना बनाते हैं। हमारी एक एनजीओ से भी बात चल रही है जो हमारे इस काम में मदद करेगी। तुम्हारी माँ का बरसों का पुराना सपना अब पूरा होने जा रहा है। लेकिन आज अपनी माँ के बारे में तुम लोगों के विचार सुनकर मुझे महसूस हो रहा है कि अच्छा ही हुआ कि मेरा बेटा मुझे पहले ही छोड़कर चला गया। हैरानी की बात है, अपनी माँ के लिए बेटे बहू की यह सोच भी हो सकती है। क्या तुम अपने ऑफिस में किसी के साथ हंसते बोलते नहीं हो? जब तुम्हारी माँ ने तुम पर कोई अंकुश नहीं लगाया तो तुम कैसे? लता जी के बेटा बहू के पास इन बातों का कोई जवाब न था। वह चुपचाप चले गए। आज कृष्णकांत जी गुस्से में थे तो लता जी बोली, चलिए छोड़िए इन बातों को, मैं चाय बनाती हूँ, चाय पीजिए और अपना गुस्सा ठंडा कीजिए। उनकी यह बात सुनकर कृष्णकांत जी मुस्कुरा दिए और बोले, हमारी मेहनत रंग लाई। एनजीओ की तरफ से हमें स्कूल शुरू करने के लिए पास में ही एक बिल्डिंग मिल गई है। लता जी यह बात सुनकर बहुत खुश हुईं। जल्द ही बिल्डिंग को स्कूल का रूप दे दिया गया। सभी पढ़े लिखे बुजुर्ग बच्चों को पढ़ाने का काम करने लगे। सब लोगों ने दिल खोलकर मदद की। शुरू में स्कूल में केवल 20 बच्चे आए, लेकिन धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती गई। देखते ही देखते उनका यह स्कूल चर्चा का विषय बन गया। लता जी और उनके साथ काम करने वाले अन्य बुजुर्गों को भी जीने का एक मकसद मिल गया था। एक दिन लता जी की बेटी उनके पास कुछ दिनों के लिए आई। जब भाई भाभी से मिलने गई तो उन्होंने उसे कृष्णकांत जी के विषय में बताया। यह भी कहा कि उसे माँ को समझाना चाहिए, लेकिन उनकी बेटी को अपनी माँ में कोई बुराई नज़र नहीं आ रही थी, बल्कि उसने देखा कि उसकी माँ के चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आ गई है। अपने बुढ़ापे को भी वह बड़ी खुशी से जी रही हैं और कृष्णकांत जी उसका पूरा सहयोग दे रहे हैं। उन दोनों की दोस्ती स्वार्थ से परे है और इस दुनिया की समझ से भी। अकेले बैठे हुए यह सब सोचते सोचते लता जी की बेटी की नज़र पास रखे अखबार पर गई तो उसमें छपी एक खबर ने उसका ध्यान केंद्रित किया। जब बुढ़ापे में बच्चे ही साथ छोड़ दें तो अकेली माँ या अकेला पिता कहाँ जाए? बुढ़ापे में अकेलेपन को मात देने के लिए 65 वर्ष की बुजुर्ग ने 63 वर्ष की महिला के साथ विवाह किया। अपनी गृहस्थी फिर से बसाकर वे दोनों बहुत खुश हैं। इस खबर को पढ़कर लता जी की बेटी के मन में एक विचार आया। जब कृष्णकांत जी लता जी के घर आए तो अपनी माँ और कृष्णकांत जी के सामने दोनों की शादी का प्रस्ताव रखा और कहा कि आप दोनों के इस रिश्ते को यह दुनिया नहीं समझ पाई, तो क्यों ना आपके इस रिश्ते को एक नाम दे दिया जाए। क्या आप दोनों एक दूसरे का जीवन साथी बनना पसंद करेंगे? तभी लता जी बोली, यह क्या बोल रही है तू? इस उम्र में क्यों हम पर दाग लगाना चाहती है? यह दुनिया क्या कहेगी? लेकिन उसकी बात सुनकर कृष्णकांत जी थोड़ी देर चुप बैठे रहे। दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। लता जी के गुस्से को देखकर उन्होंने कुछ न कहना ही उचित समझा और अपने घर लौट आए। फिर लता जी की बेटी ने उन्हें समझाया, माँ, अगर जीवन की राह में कोई अच्छा साथी मिल जाता है तो साथ चलने में कोई नुकसान नहीं है। लता जी सोचते सोचते अपने पति की तस्वीर के सामने बैठ गईं। उनका मन बेचैन हो रहा था। सोचने लगीं कि मैं अपने पति को धोखा नहीं दे सकती।
लेकिन फिर अगले ही पल विचार आया कि मेरे पति भी तो यही चाहते थे कि मेरे होंठों पर हमेशा मुस्कुराहट रहे। मेरी आंखों में आंसू देखकर तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगता होगा। और फिर अगर दोस्ती को एक रिश्ते का नाम दे दिया जाए तो दुनिया का मुंह बंद हो जाएगा। कृष्णकांत जी को भी इस रिश्ते से कोई हर्ज नहीं था। चिंता थी तो केवल इसी बात की कि कोई उन दोनों पर उंगली ना उठाए। लेकिन लता जी के बेटा बहू तक यह बात पहुंची तो वह भड़क उठे। वे दोनों इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। समाज में हर कोई उनके बारे में बातें कर रहा था। कोई उनकी हिम्मत की तारीफ कर रहा था तो कोई कानाफूसी कर रहा था। 2 दिन बीते तो अचानक मीडिया वाले लता जी के स्कूल के बाहर पहुंच गए और उनसे इस रिश्ते के बारे में सवाल करने लगे। लेकिन लता जी हैरान थीं कि उन तक यह खबर कैसे पहुंची। और उधर लता जी की बहू पीछे खड़ी मुस्करा रही थी और सोच रही थी कि बड़ी आई हिम्मत दिखाने वाली, अब पूरी दुनिया को जवाब देंगी तो पता चलेगा। चारों तरफ जैसे हंगामा सा हो गया। लेकिन लता जी ने सोच लिया था कि आज वह चुप नहीं रहेंगी। जब मीडिया वालों ने पूछा कि क्या यह सच है कि इस उम्र में आप कृष्णकांत जी से शादी करने जा रही हैं, अपने स्कूल के बच्चों को आप क्या यही शिक्षा देना चाहती हैं? लता जी ने खुद को मजबूत बनाते हुए एक गहरी सांस ली और बोली, यह बिल्कुल सच है कि हम दोनों शादी करने जा रहे हैं, पर इसके लिए मजबूर करने वाला कौन है? ये समाज। हमारा शादी करने का मकसद केवल अपना अकेलापन बांटना है, वह अकेलापन जो आज की पीढ़ी ने हमें दिया है। अरे हम लोग तो वृक्ष के सूखे हुए पत्ते हैं जो कब झड़ जाएं नहीं पता, लेकिन जब तक वृक्ष से जुड़े हैं तब तक खाद और पानी की दरकार तो हमें भी है। किसी से हंसना बोलना हमें भी अच्छा लगता है। अगर हम एक दूसरे का सुख दुख बांट लेते हैं तो यह भी समाज को रास नहीं आता। तभी कृष्णकांत जी आए और लता जी का हाथ थामते हुए बोले, शादी करने का फैसला हमने इसलिए लिया है ताकि समाज के सामने हमारे रिश्ते पर मोहर लग जाए और किसी को हमारा हंसना और बोलना ना अखरे। अभी भी यदि किसी के मन में कोई सवाल है तो बोलो। तभी भीड़ में से तालियों की आवाज़ आने लगी। यह तालियां लता जी और कृष्णकांत जी के बुजुर्ग साथी बजा रहे थे। देखते ही देखते पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। सब उनके साहस की सराहना कर रहे थे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही शिक्षाप्रद कहानियों के लिए क्रिस सिंह आर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।